हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है कोशिका। और देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए पार्ट 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप भी अपना बुक को खोल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, पेड़ पौधे घास में रेंगते, कुछ कीड़े पशु पक्षी अपने मित्र इत्यादि। तो इस तरीके से आप लोग तो देखते ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें रेंगते हुए देखते होंगे। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है। इसकी संरचना की आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। जितने भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होता है, बहुत से छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से घर का दीवार बना होता है एक एक ईंट मिलकर, ठीक उसी प्रकार जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वे भी छोटी छोटी सजीव इकाइयों से मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र में दिया हुआ है ईंट की दीवार। और देखिए, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कोशिकाओं की खोज। कोशिकाओं की खोज से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसमें कहता है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो है ना रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कितना ईस्वी में, 1665 ईस्वी में क्या किया था, साधारण सूक्ष्मदर्शी से उसी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उसी से स्टडी करके उन्होंने क्या देखा, उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ, मतलब कमरा होता है, ठीक है, दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया, ठीक है, इंग्लिश में सेल। तो देखिए ये है चित्र, यहाँ पर दिख रहा है आपको रॉबर्ट हुक का। और यहाँ पर देखिए कॉर्क कोशिकाएं, यहाँ पर इस फिगर में आपको कॉर्क का कोशिका दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना कोशिकाओं की खोज से प्रश्न आपका यही आएगा। इसमें क्या आएगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आपको आंसर करना है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, कहेगा कि कोशिका की खोज कब हुई थी, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद देखिए, अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। पहले तो अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुआ था, तो उस तरीके से उतना भी ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सका कोशिका के बारे में। लेकिन जब अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया, मतलब उसको बहुत ही डिटेल से स्टडी करना, अध्ययन करना आसान हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इन्हें भी जानिए। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है, ठीक है ना। तो सेल का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है। और ये क्या है, तो ये एक अंग्रेजी शब्द है। और ये किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एक डच वैज्ञानिक ने सर्वनिर्मित, मतलब खुद से निर्माण किया गया साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो इसका नाम याद रखिएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। सबसे पहले जीवित कोशिका, ये जीवित कोशिका के लिए था, और इन्होंने, ये तो इसका जीवित कोशिका नहीं था।
और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका प्रश्न ये बन सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब देखा गया, तो आपका आंसर होगा 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। तो बस इसको याद रखना है आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 1 है, इसमें देखिए स्लाइड में एक बूंद जल डालिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए, झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इसमें लाल रंजक सैफरिनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अवलोकन में आपको देखिए क्या नजर आएगा, तो देखिए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये किसका चित्र है, तो प्याज की कोशिका झिल्ली का, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से है, तो यहाँ पर ईंट का जिस तरीके से दीवार रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये प्याज की झिल्ली आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप परीक्षण करते हैं इस तरीके का। तो बस आपको इसी तरीके का जो है ना झिल्ली दिखाई देगा, ये इस तरीके का ईंट का दीवार जिस तरीके से रहता है उसी प्रकार से, ठीक है ना। आगे देखिए चित्र 1.4 प्याज की कोशिका झिल्ली। ये चित्र जो है ना क्या है, प्याज की झिल्ली का कोशिका है, ठीक है ना। निष्कर्ष में देखिए जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें जिस प्रकार ईंट का दीवार बना होता है, उसी प्रकार प्याज का झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात सभी सजीव, जितना भी सजीव है ना, असंख्य मतलब अनंत, जिसको हम लोग यहीं गिन सकते हैं उसको असंख्य बोलेंगे, असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस पॉइंट से भी आपका क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर देखिए अगला पॉइंट, कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका जीवन की कैसी इकाई है, तो मूलभूत इकाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कोशिका जो होता है ना वह स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, तो आपको इसे भी याद रखना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर पता कीजिए, क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है, क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या कोशिका समूह है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आगे कहता है कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने देखा। उसके बाद देखिए जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो ये मूलभूत इकाई है, ठीक है ना। तो क्या है, कोशिका। उल्टा करके क्वेश्चन कह दिया यहाँ पर कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका है। किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। तो देखिए कोशिका का आकार कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है और आकृति कैसा होता है। तो ध्यान से देखिए कोशिका विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कोशिका का जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से कितना होता है, 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है ना।
तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर कहता है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सबसे छोटा कोशिका किसका होता है। तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का सबसे छोटा कोशिका होता है और कितना छोटा होता है, देखिए 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है। तो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा का, ठीक है ना। और देखिए लंबाई कितना होता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका 13 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल होती है जो 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। और कितना होता है, तो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। और कोशिका जो होता है ना, इसका आकृति कैसा होता है, तो अनेक प्रकार का आकृति हो सकता है, जैसे गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना नीचे दिया हुआ है, अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्यों में कितनी कोशिकाएं होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य का शरीर में कितना कोशिका हो सकता है। देखिए यहाँ पर कोशिका कुछ टाइप दिया हुआ है, प्रकार दिया हुआ है। ये देखिए रक्त कोशिका है, और ये देखिए पेशीय कोशिका है, और ये तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए चित्र 1.5 कोशिका की विभिन्न आकृतियाँ, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का आकृति दिया हुआ है कोशिका का, आप देख लीजिए, अपना बुक में भी आपका दिया हुआ है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है ना कोशिकाओं की संख्या, कितना संख्या होता है कोशिका का। देखिए पूर्व कक्षा में मतलब क्लास 7 में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है, सब उसी के अंदर में होता है, ठीक है ना। और साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आगे यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो है ना ये क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में यूनिसेल्युलर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये चित्र यहाँ पर 1.6 में दिखाया गया है, ये अमीबा का चित्र है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। याद रखना है आपको कि मनुष्य का शरीर तथा दूसरा जंतु जैसे हाथी मतलब बड़ा वाला जंतु होना चाहिए, ठीक है ना। और लंबे पौधे हो सकता है, जंतु हो सकता है, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। आगे देखिए फिर आइए जाने उत्तक को। अब उत्तक के बारे में जानेंगे। देखिए कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक, इसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है, सम्मिलित होकर मतलब मिलकर अंगों ऑर्गेन्स का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिक मल्टीसेल्युलर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कोशिका मिलके क्या होता है, उत्तक बनता है। और 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलके अंग का निर्माण करता है। और 2 या 2 से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करता है, इस तरीके से, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी जीव जो होता है ना उसका प्रारंभ में एक कोशिका ही होता है। वही कोशिका क्या होता है, एक दूसरे को जन्म देते देते वो बड़ा रूप ले लेता है और वह एक जीव का निर्माण कर लेता है। और वह कोशिका क्या होता है, तो वह कोशिका एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या
बढ़ती जाती है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुर्गी का अंडा जो होता है ना, वह कैसा अंडा है, तो एकल कोशिका है। यह आकार में बड़ा है ना, इसीलिए हम लोग इसको खुली आंख से देख सकते हैं। और किसी दूसरा जीव या फिर पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम उसे नग्न आँख से मतलब खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे जो है ना, कोशिका के घटक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब कोशिका के घटक। देखिए, कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। मतलब 19वीं शताब्दी में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है ना, कोशिका का और भी डिटेल से और भी अच्छी तरीके से इसके बारे में पता लगाया जा सका। ठीक है ना, इस तरीके से। और कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक हैं। लेकिन जितने भी कोशिका होते हैं ना, उसके 3 मुख्य घटक होते हैं। चलिए उस घटक के बारे में जानते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली ये पहला घटक हुआ, कोशिका द्रव ये दूसरा घटक, एवं केंद्रक ये तीसरा घटक हो गया। आगे देखिए, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, कोशिका का जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, कवर होता है, वो क्या होता है, तो उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच वाला जो भाग होता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें कहता है, आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से जानिए। तो अब कोशिका के घटक एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, वो जंतुओं में सबसे बाहर वाला लेयर होता है, और पेड़ पौधे में जो है ना, इसके बाहर में और एक परत होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर में और एक परत होता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति हो गया, और ये अंदर वाला इसका कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है ना, वो जंतु का सबसे बाहर वाला परत होता है, और कोशिका भित्ति जो होता है ना, पौधों में पाए जाने वाला बाहरी परत होता है। हालांकि पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति के अंदर में रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है, पता कीजिए कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है, यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है कि कोशिका भित्ति के बारे में बताना है कि पौधे के लिए क्या कार्य करती है, क्या काम करती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति पौधों में ही सिर्फ क्यों पाया जाता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सरंध्र, सरंध्र किसको बोलते हैं, तो छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, कोशिका झिल्ली का क्या काम है वो देखिए। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और सरंध्र, सरंध्र मतलब होता है छिद्र युक्त, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें होल रहता है। ठीक है ना। और देखिए कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ऐच्छिक पदार्थों को क्या करता है, अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। ठीक है ना, बस यही इसका काम है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, इसका अलग अलग कार्य भी है। ठीक है ना। तो चलिए इसके कार्य को भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली का पहला कार्य को देखते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना। दूसरा कार्य देखिए, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो इस तरीके से निश्चित आकृति प्रदान करता है। तीसरा कार्य देखिए, अंदर के मतलब आंतरिक भाग, अंदर वाला अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब अंदर में जितना भी जो भी चीज़ है उसको उसका सुरक्षा करना इसका काम होता है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो देखिए, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। तो ये सारे चीज पाया जाता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव जेली जैसा पदार्थ होता है, और कोशिका द्रव जो होता है ना,
कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और यह कैसा होता है? तो दानेदार होता है, अर्ध तरल होता है, अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक, कोशिकांग भी बोलते हैं इसको, तो ये चीज पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी आदि, ये सारे चीज पाया जाता है उसमें। आगे अब हम लोग देखेंगे केंद्रक। केंद्रक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक क्या है? तो यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रक जो होता है ना, वो पौधों का कोशिका में और जीव का कोशिका में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये मध्य हुआ, तो बीच में इस तरीके से ये जीव में रहता है और पौधे में जो है ना थोड़ा सा साइड में इस तरीके से रहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए ये केंद्रक है, आपको यहाँ पर फिगर नजर आ रहा होगा। तो ये किसका फिगर है? तो ये चित्र है केंद्रक का। और यहाँ पर देखिए केंद्रक में जो है ना, यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये वाला आपका केंद्रिका है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से टेढ़ा ओढ़ा दिख रहा है, ये है गुणसूत्र। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये केंद्रक रंध्र है, ठीक है ना। ये चित्र आपको अपना बुक में स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आगे देखिए केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है अब बताइए कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है। तो देखिए कोशिका के मुख्य घटक क्या क्या हम लोग अभी पढ़े। तो कोशिका के मुख्य हम लोग घटक पढ़े, कोशिका झिल्ली पढ़े, कोशिका द्रव पढ़े एवं केंद्रक पढ़े। ये 3 मुख्य घटक है कोशिका के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है पौधों में पाए जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। तो देखिए सबसे बाहरी परत का नाम क्या था? तो कोशिका भित्ति था, ठीक है ना। और जीव में, तो जीव में पाया जाने वाला बाहरी परत क्या था? तो कोशिका झिल्ली था। ये तो पढ़ा चुके। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर कहता है कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है। तो यहाँ पर कोशिका के अंगक के नाम को बताना है। तो क्या क्या हम लोग पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, गाल्जी काय पढ़े, राइबोसोम पढ़े, हरित लवक, राजधानी आदि, ये सब क्या है? तो कोशिका के अंगक का नाम है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं केंद्रिका एवं गुणसूत्र। अब इसके बारे में हम लोग एक एक लाइन पर पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है कि उच्च आवर्धन क्षमता वाला, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर हमें क्या मिलता है? तो केंद्रक के अंदर एक छोटा सघन संरचना दिखाई देता है जिसे केंद्रिका कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग फिगर में देखे थे, वहां पर जो धागा जैसा दिख रहा था वो क्या था? तो गुणसूत्र है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको धागा जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना, काला काला यहाँ पर दिख रहा है धागा जैसा, वो क्या है? तो वो गुणसूत्र है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कहता है कि क्या प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाँ, जंतु कोशिका को भी आसानी से सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से इसका प्रेक्षण कीजिए। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, ये दूसरा क्रियाकलाप है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इस क्रियाकलाप को देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, इसमें कहता है एक साफ दांत खोदनी टूथपिक से गाल के आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से करना है आपको भी। उसके बाद क्या करना है, 1-2 बूंद पानी डालिए। अब आयोडीन घोल या
मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंदें स्लाइड में डालकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर इसे देखिए। वहाँ पर आपको अवलोकन करने पर आपको दिखाई देगा इस तरीके का चित्र। देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरीके का आपको चित्र दिखाई देगा, फिगर दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई देगा? तो मनुष्य की गाल कोशिकाएं, मनुष्य का गाल का जो कोशिका होता है तो इसी प्रकार होता है, आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में कह रहा है, अगला पॉइंट में, खुरची हुई परत में अनेक अनियमित आकार की कोशिकाएं दिखाई देगी। इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरीके का प्रेक्षण करते हैं तो। अब देखिए आगे कहता है, आपने क्या क्या देखा अपनी कॉपी में लिखिए। क्या आपने इसमें कोशिका भित्ति देखी? कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो आपको जीव कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पौध कोशिका में ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका भित्ति जो होता है ना वो पौध कोशिका में ही क्यों होता है। तो देखिए, पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते हैं, उसे ठंड लग सकती है, गर्मी भी लग सकती है और धूलकण भी उसे लग सकता है। इसलिए क्या होता है, पेड़ पौधे को एक अलग तरह का आवरण उसमें पाया जाता है जो कि कोशिका झिल्ली के ऊपर में होता है, और वे कोशिका भित्ति क्या करते हैं, तो बस इन सभी चीज़ों से बचाने का काम करता है। इसलिए पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना अब है पौध एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। अब तुलना करना है, कंपेयर करना है कि दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है जंतु कोशिका और पौध कोशिका के बीच में, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है, अपने गाल तथा प्याज की झिल्ली में आपने कोशिकाओं को देखा। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका, वैक्यूल कहते हैं। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कहता है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहता है, पता कीजिए पौधों की कोशिकाओं की रिक्तियां क्यों बड़ी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना ये चित्र आपका जंतु कोशिका है और ये वाला चित्र आपका पौध कोशिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्तिका। ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटा सा दिख रहा है, आपको रिक्तिका है। और यहाँ पर देखिए ये रिक्तिका है जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें पौध कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ा होता है, इसमें देखिए इतना छोटा सा यहाँ पर रिक्तिका है। तो पौध कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटा होता है। यहाँ पर देखिए ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका में देखिए ये रिक्तिका है और यहाँ पर देखिए पादप कोशिका में भी रिक्तिका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर राजधानी है, पादप कोशिका में राजधानी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे प्लाज्मा झिल्ली है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं दिख रहा है। आगे देखिए यहाँ पर जो है ना गोल्जी काय है, इसमें भी गोल्जी काय है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका है और इसमें भी देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका इसमें भी है मौजूद। आगे देखिए केंद्रिका है, तो इसमें भी देखिए केंद्रिका है। केंद्रक है, यहाँ भी इसमें भी केंद्रक है। आगे देखिए कोशिका द्रव है और इसमें भी कोशिका द्रव आपको दिख रहा है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए दोनों में। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे में यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी में क्या कहता है, देखिए ऊपर पौधों और जंतु की कोशिकाओं के चित्रों को ध्यान से देखें तथा नीचे की सारणी को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको चित्र को देखना है, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, बस यही दोनों चित्र को देखना है और यहाँ पर इस सारणी को आपको पूरा करना है, ठीक है ना। मतलब बताना है कि कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब है कौन सा कोशिका का अंग पौध कोशिका में होता है और कौन सा जंतु कोशिका में होता है। अगर इसमें होता है तो इसमें हाँ करेंगे और इसमें होता है तो इसमें हाँ करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे और इसमें भी नहीं होता है तो नहीं करेंगे। बस यही करना है आपको इसमें, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना कोशिका भित्ति जो होता है ना पौध कोशिका में होता है, इसीलिए यहाँ पर हाँ लिखना है आपको। उसके बाद देखिए जंतु कोशिका में
कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली पौध कोशिका में होता है, इसलिए हाँ लिखना है। और देखिए जंतु कोशिका में भी होता है, तो यहाँ भी आपको हाँ ही लिखना है। उसके बाद देखिए केंद्रक, तो केंद्रक दोनों में ही होता है, इसलिए हाँ लिखना है दोनों में। उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, तो दोनों में आपको हाँ लिख देना है। उसके बाद देखिए कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव दोनों में होता है, दोनों में आपको हाँ लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो देखिए पौध कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखना है आपको। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर है रिक्तिकाएं, तो रिक्तिकाएं जो होता है ना दोनों में ही होता है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। तो देखिए आपको इस तरीके से सारणी को पूरा कर लेना है। देख लीजिए इसको, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे हमने सीखा, क्या क्या सीखा चैप्टर से उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना पहला पॉइंट में कहता है कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये हम लोग सीखे चैप्टर से। उसके बाद और क्या देखें, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका की खोज की, ये भी हम लोग इस चैप्टर में सीखे। और देखिए कोशिका विभिन्न आकार प्रकार एवं आकृति की होती है, ये भी हम लोग जाने इस चैप्टर से। उसके बाद देखिए कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं, क्या क्या है, तो देखिए कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है एवं केंद्रक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, ये भी हम लोग देख लिए, जान लिए, सीख लिए। उसके बाद देखिए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक हैं, क्या क्या है, तो हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, रसधानी आदि, ये सभी चीज है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 का लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ के एकदम आसानी से हम लोग इस चैप्टर को समझें। बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला चैप्टर को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अभ्यास का प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।